जब भी हम यूपीएससी बोलते हैं सबसे पहले किसी भी एस्पिरेंट के माइंड में क्या स्ट्रक डाउन होता है? यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्ट्रक डाउन हो जाता है। और कहाँ पे जाते हैं? कोचिंग की पोर्शंस में चले जाते हैं और वहां से उनको आउटपुट लेना नहीं आता है। अब मैं बताना चाहूंगा यूपीएससी कुछ और चीज डिमांड कर रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ और से डिमांड हो रहा है। ये रॉ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपसे वही चीज जानना चाहता हूँ, अंदर की चीजें थोड़ा सा, ताकि जो बहुत सारे डाउट्स हैं मार्केट में भी और स्टूडेंट्स के, और बहुत सारे मिथ भी हैं कोचिंग को लेकर के भी, वो सारे थोड़े से ब्रेक होने चाहिए। एक और मार्केट में यूपीएससी को बहुत बड़ा हवा बना रखा है। यूपीएससी एक इतना ओवर ग्लोरीफाई कर रखा है इसको जी। क्या इतना होना चाहिए या फिर जो एक अदर जॉब उसकी तरह लेना चाहिए, ताकि हमें, क्योंकि ओवर ग्लोरीफाई की वजह से ही हम बहुत सारे बच्चे इस दलदल में फंसते चले जाते हैं, वो अपने सही टाइम पर एक राइट डिसीजन नहीं ले पाते प्लान बी का। यदि यूपीएससी टॉपर्स को लेता तो मैं नहीं मानता हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स है, एनएफआर है, जो भी आईआईटी जेम्स के, उन सबको ले लेती। यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आपकी ओवरऑल डेवलप कैसी है, आप सोसाइटी को किस विजन से देखते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप हर एक जो हमारा स्टड रहा है सोसाइटी के अंदर, छोटे से छोटा तबका, बड़े से बड़ा तबका में किस प्रकार से रिफॉर्म ला सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं, हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं यूपीएससी भवन पर। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो हम वीडियो में सर का स्टडी प्लान वगैरह, यूपीएससी क्या है और स्ट्रेटजी वगैरह, उनका सारी चीजों के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले तो। मेरा नाम राजकिशन नेगी है। आई बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश किन्नौर। ओके। और मेरी ये सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट और पहला ही इंटरव्यू है। आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है? इंग्लिश मीडियम है मेरा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। इंटरव्यू में भी इंग्लिश मीडियम था जी? ओके, मतलब टोटल मेंस में, इंटरव्यू में सब इंग्लिश मीडियम ही रहा। ओवरऑल सारा इंस्ट्रक्शन में मोड ऑफ लैंग्वेज था इंग्लिश ही रहा। ओके, तो मैं थोड़ा सा अंदर का माहौल जानना चाहूंगा आपसे, जब क्योंकि जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनके माइंड में थोड़ा सा ये चलता रहता है कि भाई जो अब अंदर पैनल के सामने पहुंचते हैं, तो वहां पर जब आप नहीं पहुंचे थे, आपको भी यही लगता होगा कि कैसा माहौल रहता है वहाँ का, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं वही थोड़ा सा जानना चाहूंगा, माहौल किस तरह का था, कितने लोग होते हैं जो उनके पास में, जो आपके जो पैनल होते हैं, कितने लोग थे और कौन चेयरमैन वगैरह थे? ये सबसे पहले बताना चाहूंगा, जब तक इंटरव्यू के वेटिंग हॉल था, एक तो वेटिंग बहुत ज्यादा रहती है जी, तो जो माहौल है इससे पीछे हमारे माइंड में ऐसा रहता है कि कई स्ट्रगल्स रहे हैं, कई सारे प्रेशर्स भी रहते हैं, कई सारे इमरजेंसी सिचुएशंस भी रहते हैं जी, जी। लेकिन जब हम बोर्ड के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे बड़ा कॉर्डियली, इट्स नॉट लाइक अ इंटरव्यू, इट्स जस्ट लाइक अ राउंड टेबल टॉक, वी कैन से दैट, डिस्कशन हम कह सकते हैं इसको। और वहाँ पे पैनलिस्ट बैठे होते हैं, वो अपने अपने, ऑन माई ओपिनियन, अपने अपने हिसाब से क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट किए, उस हिसाब से पूछते हैं। मोस्टली मेरे क्वेश्चंस डेप पर ही रिलायबल थे, वहीं से पूछे गए। कितने मेंबर थे पैनल में? 5 मेंबर थे। अच्छा, 5 मेंबर थे। ओके, तो इस सब के अलावा मैं थोड़ा सा ये जो हमारी वीडियो है, ये स्ट्रेटजी से थोड़ा सा अलग रहेगी। जो जनरल जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिनको हम बाकी सभी वीडियोस में कवर नहीं कर पाते, तो इसमें सर से अच्छे से थोड़ा सा जानेंगे। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए, आपकी आपने तैयारी कब से शुरू करी थी? ये तैयारी मैंने एट द एंड ऑफ माय ग्रेजुएशन तब से स्टार्ट कर ली थी। कितने साल हो गए होंगे? मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल जी सर। ओके, 2 साल की तैयारी में आप दूसरे अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं जी सर। उसके लिए अगेन कांग्रेचुलेशंस। तो सर थोड़ा सा जानना चाहूंगा, मुझे बताइए स्टडी का, जब यूपीएससी के बारे में बंदा सोचता है उसके बाद में कहाँ से शुरुआत करते हैं, और स्टडी प्लान वगैरह आपका क्या सब था, शेड्यूल वगैरह? देखिए, जब यूपीएससी में बंदा शुरू करता है, इनिशियल स्टेज में उसको कई सारे डाउट्स रहते हैं, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, लेकिन एक हमको राइट डायरेक्शन और स्ट्रेटजी और कंसाइज नोट प्लस लिमिटेड सोर्सेज रखकर इसकी प्रिपरेशन करे, तो एक ओवरऑल कम टाइम मैनेजमेंट पे भी इसको किया जा सकता है। एक और डाउट ये रहता है ज्यादातर जो बच्चे तैयारी के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में निकाल जाते हैं अपना कट ऑफ, मतलब सिलेक्शन ले लेते हैं जी, जी। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो 5, 6, 7 अटेम्प्ट लगा देते हैं। कहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जो हमारे माइंड सेट है एग्जामिनर के, और जो यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जब भी हम यूपीएससी बोलते हैं सबसे पहले किसी भी एस्पिरेंट के माइंड में क्या स्ट्रक डाउन होता है? यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्ट्रक डाउन हो जाता है। और कहाँ पे जाते हैं? कोचिंग की पोर्शंस में चले जाते हैं और वहां से उनको आउटपुट लेना नहीं आता है। अब मैं बताना चाहूंगा, यूपीएससी कुछ और चीज डिमांड कर रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ और से डिमांड हो रहा है। ये रॉ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपसे वही चीज जानना चाहता हूँ, अंदर की चीजें थोड़ा सा, ताकि जो बहुत सारे डाउट्स हैं मार्केट में भी और स्टूडेंट्स के, और बहुत सारे मिथ भी हैं कोचिंग को लेकर के भी, वो सारे थोड़े से ब्रेक होने चाहिए। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस है, कोई प्री डिफाइंड बुक नहीं है जी। सिर्फ सिलेबस दिया आपको और बोला है कि आपको यही हम पूछेंगे। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टॉपिक को पिक आउट करते हैं
और उसको किस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आप व्हाटएवर कोई भी किताब पढ़ लो जी, अपने से अपने आप की तैयारी है इसमें। exactly. ना कि हमको कैंडिडेट से टक्कर लेना, अपने जब आपने अपना युद्ध जीत लिया, खुद से जीत लिया, तो आप डेफिनेटली आगे प्रोसीड कर पाओगे। सर आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी किया? देखिए मैंने ऑनलाइन करी थी सारी। ऑनलाइन करी थी मैंने। अच्छा, तो मैं तैयारी की थी। ओके, घर बैठकर आपने तैयारी करी थी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्या सेल्फ जो बंदे, क्योंकि कोचिंग में बहुत सारी चीजें, वो अपना उनका अलग ही एक बिजनेस चल रहा है उधर साइड में, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, वो ठीक है डायरेक्शन, लेकिन बहुत सारी चीजें अंदर होती हैं वहां पर। बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि क्या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है, यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, सिलेक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। आप जो उठाइए टॉपर, जरूरी नहीं है हमको कोचिंग लेना है, बस हमको राइट डायरेक्शन, हल्का सा गाइडेंस हो तो कोई भी कर लेगा, इसको कर लेगा। कहीं पे बैठे, किसी भी स्थिति में बैठे, किसी भी स्ट्रीट लाइट स्लम में बैठे हो, आपके अंदर वो एंथुसियाज्म है, आप कर सकते हो उसको, कहीं पे बैठ के कर सकते हो। एक और मार्केट में यूपीएससी को बहुत बड़ा हवा बना रखा है। यूपीएससी एक इतना ओवर ग्लोरीफाई कर रखा है इसको जी। क्या इतना होना चाहिए या फिर जो एक अदर जॉब उसकी तरह लेना चाहिए, ताकि हमें, क्योंकि ओवर ग्लोरीफाई की वजह से ही हम बहुत सारे बच्चे इस दलदल में फंसते चले जाते हैं, वो अपने सही टाइम पर एक राइट डिसीजन नहीं ले पाते प्लान बी का। देखिए ये सबके अपने ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है जी, किसकी सोच क्या है, वो उस हिसाब से उसको कंसीव करेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आईएएस के एग्जामिनेशन और अदर एग्जाम में डिफरेंस है, क्योंकि आईएएस एक अपने आप की एक पूरे हमारे जो भी हमारे पॉलिसी फ्रेमिंग है, इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ के लिए कार्य करना है, डिपार्टमेंटल जॉब नहीं है। इसमें आपको पूरा सर्वनाइन बॉडी है, अपने आप में सरकार हम कह सकते हैं आईएएस को जी जी जी। तो इसको और ग्लोरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमको इतना है कि हमको उसके अपने डिमांड के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। कोई भी हम कह सकते हैं कि ये छोटे एग्जाम की तैयारी है, मेहनत सब में सेम लगेगी, स्ट्रगल सबकी सेम रहेगी। डिपेंड ये करता है कि आप किसको चूज कर रहे हैं जी। प्लान बी कितना जरूरी है और कब, मतलब कितने अटेम्प्ट के बाद प्लान बी के बारे में सोच लेना चाहिए कि नहीं अब प्लान बी होना ही चाहिए? देखिए पहले तो अपने आप को फुल टाइम प्रिपरेशन कर दीजिए। आपको लगता है कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस और प्रेशर कहीं से हो रहा है, तो आप प्लान बी का स्विच कर सकते हो और 1 साल या 6 महीने आपको फुल दे दो। तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़रूरत है कि यूपीएससी को कि हम फुल टाइम दे पाए। हम उसको कंसाइब करके आपको सिलेबस कंप्लीट होगा, बस बाकी आपको रिवीजन, आपके रिवीजन तो किसी जॉब के साथ या प्लान बी के साथ में किया जा सकता है। यस, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड टोटली। तो आप ये कह रहे हैं कि फुल टाइम हमको साल 6 महीना दे दीजिए जी, मतलब यूपीएससी के लिए, उसके बाद में आप अपने प्लान बी पर स्विच कर सकते, क्योंकि यूपीएससी एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, इसी के लिए माना जाता है। हाँ। लेकिन यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना एक तरीका है, पीवाईक्यू उठाइए, उसके सिलेबस देखिए। यूपीएससी ने पहले ही दे रखा है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, रोड मैप पूरा यूपीएससी दे रखा है। यदि आप इंस्टीट्यूट की तरफ चले जाओगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ चले जाओगे, वहाँ के एप्टीट्यूड और यूपीएससी के एप्टीट्यूड के कोऑर्डिनेशन को देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि किसी को कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो अपने अपने माइंडसेट, अपने अपने कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी क्या ओपिनियन है। अच्छा, मुझे एक सवाल ये आ रहा मेरे जहन में कि जब यहाँ पर आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचे जी, मॉक इंटरव्यूज ऑब्वियसली आपने दिए होंगे जी जी, क्या डिफरेंस था दोनों में? क्या नजर आया कोचिंग वाले जो मॉक इंटरव्यू लेते हैं उन सब में, और यहाँ पर जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ? देखिए जो यहाँ का था, इसमें यह डिफरेंस है कि ये आपके पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करेंगे, ये आपको आपके बारे में जानना चाहेंगे। और मॉक का कहना चाहूँगा वहाँ पर भी है, लेकिन डिफरेंस तो रहता ही है। वहाँ पे आपको किसी भी तरीके से आपको ओवरऑल तैयारी कराने की कोशिश तो करेंगे मॉक इंटरव्यू में, लेकिन यहाँ पे आपसे ही क्वेश्चन कर, जैसे मुझे एप्पल फार्मिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने एप्पल फार्मिंग लिख दी, तो उन्होंने मेरे को पर कैपिटा उससे पूछा, मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं हम, ऑप्शंस कैसे बढ़ा सकते हैं, मुझे मेरे बारे में ज़्यादा पूछा गया। अच्छा जी। अच्छा, मैं सवालों पे थोड़ा सा आऊंगा बाद में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इस जर्नी में 2 साल से तो आप 2 अटेम्प्ट तो आपने दे ही लिया, बाकी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। हम ये कहते हैं कि अब यूपीएससी की तैयारी करता है तो बंदा उसको बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है। अगर बंदा यहाँ पर तो सिलेक्शन नहीं हो, यहाँ पर जाकर तो यहाँ तो पहुंच ही जाता है जी जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि यूपीएससी क्या डिमांड करती है एक कैंडिडेट से, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, या फिर मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहती है, या फिर नॉलेज के ऊपर पुश करना चाहती है कि भाई आपके अंदर अथाह नॉलेज होनी चाहिए? क्या कहते हो आप? यदि यूपीएससी टॉपर्स को लेता तो मैं नहीं मानता हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स है, एनएफआर है, जो भी आईआईटी जेम्स के, उन सबको ले लेती। यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आपकी ओवरऑल डेवलप कैसी है, आप सोसाइटी को किस विजन से देखते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप हर एक जो हमारा स्टड रहा है सोसाइटी के अंदर, छोटे से छोटा तबका, बड़े से बड़ा तबका में किस प्रकार से रिफॉर्म ला सकते हो, किस प्रकार से प्रेशर हैंडल कर सकते हो, किस प्रकार सोसाइटी में ओवरऑल चेंज ला सकते हो। यदि यूपीएससी को टॉपर चूज करना होता तो कई सारे टॉपर्स को उठा लेते यूनिवर्सिटी से। यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पहले बनो,
उसी को सोसाइटी में आउटपुट में निकाल कर ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, एक मैसिव सिकल। अच्छा सर, तैयारी के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ लगता है कि वो पीएचडी कर रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी क्या एक जनरलाइज ढूंढती है? एक जनरल होता है ना, एक तो होता है एक्सपर्टीज किसी चीज में, एक होता है जनरल कि आपको सभी चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। क्या चाहती है यूपीएससी? यूपीएससी जनरल चीज मांगती है आपसे, हल्की सी चीजें मांगेगी आपको, ओवरऑल हल्के हल्के पता होना चाहिए। यदि आप उसमें पीएचडी करने लग जाओ तो ये आपका एग्जाम टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम हो जाएगा। पीएचडी वाले तो फिर एक आप कह रहे हैं ना जैसे पीएचडी, हम एक में पीएचडी करने लग गए तो फिर हमारे कई सारे सिलेबस छूट जाएंगे, ओवरऑल पर्सनल डेवलप नहीं होगा। यदि आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको देश की व्यवस्था के बारे में पता लगेगा, ज्योग्राफी पढ़ोगे आपका क्लाइमेट के हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कल दिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड किया जाता है, आपको वहाँ का विजन देखना है, फीडबैक ढूंढना है, उसी के ऊपर कार्य करना है जी। अच्छा, आप बताइए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? यूपीएससी आपने क्यों चूज किया, जबकि आपके पास में ग्रेजुएशन के बाद ही बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होंगे, लेकिन आपने यूपीएससी क्यों चूज किया? जी देखिए, सिंपल और साधारण बताना चाहूंगा मैं अपने पापा को देखता था, अपने आसपास देखता था कि गवर्नेंस से हम हर एक तबके को, छोटी सी महिला, वृद्ध जिसको पेंशन नहीं लग पाता है, वहां तक हम अपने कलम का इस्तेमाल करके उसको हम सुख पहुंचा सकते हैं, उसके वेलफेयर के लिए कार्य कर सकते हैं। यदि मैं किसी एक में प्रोफेशन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं किसी एक डिपार्टमेंट में करता तो मैं शायद किसी एक गरीब महिला को, गरीब बच्चों को, बुजुर्गों को वेलफेयर के लिए कार्य नहीं कर पाता। लेकिन क्या ये आइडियल बात नहीं है जी? मतलब जब सिस्टम में एंटर करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, आईएएस वाईएएस कई लोगों से, तो सिस्टम में जब एंटर बहुत सारा करप्शन होता है। हम लोग जो यहाँ कहते हैं, हालांकि एथिक्स भी है हमारे पास में एक सिलेबस में, उसको हम फॉलो ही नहीं कर पाते हैं आगे। जी वो तो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार से ईमानदारी से कार्य करते हैं अपने कार्य क्षेत्र पे। बनावटी बातों से दूर रहना चाहिए हमें, कि हम रील्स को देख के इफेक्ट होकर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी टॉपर को देख के हमने तैयारी कर ली, अपने अंदर से वो एक एंथुसिज्म, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक होप होनी चाहिए कि हमने किस प्रकार से वेलफेयर के लिए कार्य करना है। यदि आपके अंदर वेलफेयर के लिए कार्य करने की क्षमता है, अपने से दूसरों में कुछ करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, आप मानते हो, तो इस फील्ड में आइए, स्वागत है इसमें फील्ड में आपका। हमारे देश में दो, एक इंडिया एक भारत है, मेरा कहने का मतलब रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया। जी। लेकिन यूपीएससी जब हम रिजल्ट आता है देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के ही है ज्यादातर, हिंदी मीडियम कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस जो स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं जहाँ से, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? कि क्या यूपीएससी ने सिलेबस कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया कि नहीं भाई, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जो एक बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उन्हीं को सिस्टम में लाया जाए? देखिए, हम कहना चाहेंगे, ये यूपीएससी में स्केलिंग, यानी कि इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज ज़्यादा है, मेंटरशिप भी ज़्यादा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा है। हिंदी मीडियम में यहाँ पे हम देखा जाए तो लैक कर जाते कहीं ना कहीं, रिसोर्सेज में, मेंटरशिप में कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक हो जाते हैं। यदि हम प्रॉपर एक लेमन में रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा ले तो मैं नहीं मानता कि हिंदी मीडियम वाले भी कर पाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि यही थोड़ी सी 2-3 वजह हैं जिनकी वजह से हिंदी मीडियम का रिजल्ट हर साल गिरता जा रहा है? जी, हिंदी मीडियम के मैं जितना देखता हूँ तो मेहनती भी बराबर ही होते, लेकिन कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का ज़्यादा लैक में ये देखता हूँ अपने ओपिनियन से। लास्ट में ये बताइए मुझे, थोड़ा सा कोचिंग के बारे में बात करके इस वीडियो को एंड करेंगे। जी। कि क्या जो कोचिंग वाले जो करते हैं बच्चों से, क्योंकि उनको जो दिखाते हैं टॉपर्स, एक ही जैसे बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में रही थी अभी पीछे, आपने भी पढ़े होंगे उन सबको, हालांकि कई ने सीसीपीए ने उन पर जुर्माना भी लगाया था। क्या ये ऐसा ही होता है मार्केट में, कोचिंग वाले बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं इस तरह से, या फिर एक तरह से स्कैम करते हैं बच्चों के साथ में? देखिए, सभी के किरदार को मैं क्या कहना नहीं चाहूँगा, किसी का क्या किरदार रहता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से वो एडवर्टाइज करते हैं, किस प्रकार से आपको एक स्कैम में फंसाते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर अवेयर होने चाहिए कि जब आप यूपीएससी के आईएएस की फील्ड में आ रहे तो अपने आप पहले ही एक अवेयर सिटीजन बनिए। आप पहले उसको परखिए, एनालाइज करिए, देन आप उसको चूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ब्लंडर है एक प्रकार का टोटली, आप देखेंगे तो। लास्ट में स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा उनको शुरू से और लास्ट तक कि मतलब जब आप तैयारी करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का थोड़ा सा अवॉइड करें, और आजकल सोशल मीडिया भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, उन सब इनको लेकर के, प्लान बी को लेकर के थोड़ा सा एक क्या मैसेज रहेगा आपको? मैसेज ये है कि लिमिटेड सोर्सेज रखिए, पीवाईक्यू के ऊपर रिलायबल हो जाइए, और आप जितना हो सके अपने आप के एप्टीट्यूड को डेवलप कीजिए। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके जितना आप इनपुट कर रहे हो उसको आउटपुट ओएमआर शीट में आ रहा है कि नहीं, पेपर में वो बाहर निकल रहा है कि नहीं, यही है यूपीएससी का सिलेबस। रखिए, पीवाईक्यू रखिए, इसी यही डायरेक्शन आपको देते रहेंगे, यहीं से आप इसे सक्सीड कर पाओगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका इस बार फाइनलिस्ट नाम हो, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।